हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय कॉमर्स क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 6 के पार्ट 2 में प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग के बारे में स्टडी करेंगे। पिछले वीडियो में हमने मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ स्टाफिंग्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग के बारे में जो है डिस्कस किया था, स्टडी किया था। तो प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग इज ए मैनेजमेंट फंक्शन। स्टाफिंग भी जो है मैनेजमेंट का ही एक फंक्शन है, बाकी दूसरे फंक्शंस की तरह, जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एट्सेट्रा। इट इज़ परफॉर्म्ड बाय ऑल द मैनेजर्स, और ये जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के सभी मैनेजर्स के द्वारा जो है किया जाता है। इट हेल्प्स इन मैनेजिंग द ऑर्गेनाइजेशंस विद राइट पर्सन एट राइट काइंड्स ऑफ जॉब। ये जो है ऑर्गेनाइजेशंस में मैनेजर्स की जो हेल्प करता है कि राइट जॉब के लिए राइट पर्सनस को चूज़ करने के लिए। इट इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग प्रोसेस। इसमें जो है आपके स्टेप्स ऑफ द प्रोसेस जो है इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट। मैन पावर मीन्स एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स की आपको जो है कितने रिक्वायर चाहिए। सेकंड जो है रिक्रूटमेंट, थर्ड सिलेक्शन, फोर्थ इज प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, नेक्स्ट परफॉर्मेंस एंड अप्रेजल्स, नेक्स्ट प्रमोशंस एंड नेक्स्ट जो है कंपनसेशंस और रेम्यूनरेशंस। हाँ जी, अब इसको वन बाय वन जो है हम स्टेप वाइज जो है इसको एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, एस्टिमेटिंग मैन पावर्स रिक्वायरमेंट। एस्टिमेटिंग मैन पावर का मतलब है कि आपको बिजनेस में जो है, ऑर्गेनाइजेशन में जो है कितने व्यक्तियों की ज़रूरत है, इसका एस्टिमेट करना, कितने रिक्वायर्ड हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो है अंडरस्टैंडिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट इज नॉट ओनली टू नो हाउ मैनी पर्सनस वी हैव नीड बट आल्सो ऑफ व्हाट टाइप। ये ज़रूरी नहीं है कि हमें जो हमारे पास हमें जो है कितने पर्सनस की ज़रूरत है, ये भी ज़रूरी है कि किस टाइप के जॉब के लिए जो है हमें किस टाइप के पर्सन चाहिए, यानी कि उनकी क्वालिफिकेशंस क्या है, उनको जो है क्या एक्सपीरियंस है, क्या जो है उनको जो एक्सपीरियंस है। तो टाइप्स प्रेफर्स टू स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन। हाँ जी, जैसे मैंने अभी बताया कि टाइप्स यानी कि उनकी जो क्वालिफिकेशंस की है, स्पेसिफिक जो हमारे जॉब के अकॉर्डिंग है या नहीं है, उनके स्किल्स क्या है, किस चीज़ में जो है वो एफिशिएंट है, और एक्सपीरियंस क्या है। ऑपरेशनली अंडरस्टैंडिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट ए कंपनी नीड्स टू कैरी आउट। और फिर जो जब हमें पता चल जाता है कि आपकी जो है रिक्वायरमेंट मैन पावर की कंपनी को कितनी है, उसकी ज़रूरत के लिए हम जो है इस 3 पॉइंट से भी जान सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, वर्क लोड एंड द वर्क फोर्स। अब वर्कलोड एनालिसिस करेंगे। वर्कलोड का मतलब है कि आपको जो है बिजनेस में कितना वर्कलोड है, कितने जो है व्यक्तियों के लिए काम है, और कितने आपके पास हैं जो एट ए प्रेजेंट काम कर रहे हैं। यदि आपके पास जो है वर्कलोड ज़्यादा है, वर्कलोड वुड बी enables an assessment of number and types of human resources required for the performance of the various job। कि वेरियस जॉब्स के लिए जो परफॉर्मेंस के रिक्वायर्ड जो है हमें जो भी ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए, कि कितने चाहिए वर्कलोड के अकॉर्डिंग वो हमारे पास है या नहीं है। अगर ज़्यादा है तो उसको आप निकाल सकते हैं, अगर कम है तो आप उनके लिए रिक्रूट कर सकते हैं। सेकंड इज वर्कफोर्स एनालिसिस, इंक्लूड्स द नंबर एंड टाइप्स ऑफ पर्सनल अवेलेबल विद द ऑर्गेनाइजेशन। वर्कफोर्स एनालिसिस, आपके पास वर्कफोर्स कितनी है, कि ऑलरेडी जो है वहाँ पर काम कितने कर रहे हैं। दिस टाइप एनालिसिस वुड रिवील्स वेदर द ऑर्गेनाइजेशन इज ओवर स्टाफ्ड, अंडर स्टाफ्ड और ऑप्टिमली स्टाफ्ड। यहाँ से जो है इस एनालिसिस से आपको ये पता चलता है कि आपके पास जो है वर्कलोड जो है, वर्कलोड के जो है अकॉर्डिंग आपके पास स्टाफ है या नहीं। अगर तो आपके पास वर्कलोड ज़्यादा है, स्टाफ आपके पास कम है, तो इट मीन्स आपको रिक्रूट की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके पास वर्कलोड कम है, स्टाफ ज़्यादा जो है, वर्कलोड कम है, स्टाफ ज़्यादा है, तो आपको जो है वहाँ से स्टाफ को निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार जो है यह आपके पास ऑप्टिमल भी, जितना वर्कलोड है उतने ही आपके पास स्टाफ्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, तो आपका काम जो ऑर्गेनाइजेशन का अच्छे से चल रहा है। सेकंड पॉइंट इज रिक्रूटमेंट। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ
सर्चिंग द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़। हाँ जी, जब हमें ये पता लग गया कि हमें कितने पर्सनस की जो है एम्प्लॉयज़ की जो है ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूरत है, उसके बाद हम रिक्रूटमेंट करते हैं। रिक्रूटमेंट का मतलब ये होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पर्सनस को जो है अपने ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जो है क्या करें, उनको जो है अपने ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जो है एक्साइटेड करें। वो किस प्रकार से होता है कि आप उनको जो है ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी दें, अपने जो है ऑर्गेनाइजेशन का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बताएं कि आपकी जो है क्या क्या उसमें प्रमोशंस की क्या क्या ज़रूरतें हैं, वो सभी इसमें। द मैनेजर सेम टू क्रिएट ए पूल पर्सपेक्टिव जॉब कैंडिडेट, यानी कि पूल यानी कि आपके पास जो है कैंडिडेट्स का जो है पूरी भीड़ लग जाए। यानी कि अगर आपको जो है 10 एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है तो कम से कम वहाँ पर आपके पास 10,000 जो है एप्लीकेशंस आनी चाहिए, ताकि आप जो है अच्छे से जो है उनकी सिलेक्शन कर सकें, उनमें से बेस्ट एंड द बेस्ट एम्प्लॉयज़ की सिलेक्शन कर सकें। देयर आर टू सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, इंटरनल एंड द एक्सटर्नल। अब ये जो हम आगे भी पढ़ेंगे इसको बिल्कुल जो है एक्सप्लेन में, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल अंदर से ही हम रिक्रूटमेंट करते हैं और एक्सटर्नल जो है हम बाहर से जो है एप्लीकेशंस मंगवा के। द एडवर्टाइजमेंट में भी डिस्प्लेड ऑन द फैक्ट्री गेट। और जो है अगर यदि हमें जो है ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूटमेंट के लिए अपने गेट पर जो है फैक्ट्री के गेट पर जो है हम जो है एडवर्टाइजमेंट भी लगा सकते हैं, जैसे पंपलेट्स वगैरह लगा सकते हैं हम कि यहाँ पर जो है वर्कर्स की ज़रूरत है, या फिर जो है हम सोशल मीडिया के द्वारा या फिर जो है हम मीडिया के द्वारा भी जो है अपनी वर्कर्स की जो है रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। थर्ड इज़ द सिलेक्शन। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ जो है प्रोसेस ऑफ चूजिंग एंड अपॉइंटिंग द राइट कैंडिडेट फॉर वेरियस जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये जो है आपके पास क्या है, एक प्रोसेस है। जो भी आपके पास एप्लीकेशंस आ गई, सपोज करो कि आपने 10 वर्कर्स की ज़रूरत थी, 10 एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत थी, लेकिन अब आपके पास जो है एप्लीकेशंस आई 10,000 की। अब 10,000 में से आपने बेस्ट एंड द बेस्ट जो है एम्प्लॉयज़ अपनी वेरियस जॉब्स के लिए जो है वो क्या करने हैं, चूज़ करने हैं। इट इंश्योर दैट द एबिलिटी ऑफ द एप्लीकेंट एंड नेचर वर्क मस्ट बी मैच्ड। इसके लिए ये ज़रूरी है कि जो एप्लीकेंट है, जो एम्प्लॉयज़ है, उसकी जो एबिलिटी है वो आपके वर्क के साथ जिसके लिए आपने उसको जो है अपॉइंट करना है उसके लिए मैच करना चाहिए। यानी कि अगर आपको साइंस के टीचर की ज़रूरत है या कॉमर्स के टीचर की ज़रूरत है तो उसकी क्वालिफिकेशन जो है कॉमर्स में होनी बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि अगर आपको कॉमर्स के टीचर की ज़रूरत है तो आप साइंस का टीचर रख रहे हैं, रिसेप्शनिस्ट रख रहे हैं, ठीक है। फॉर द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन वेरियस टेस्ट आर कंडक्टेड। इसके लिए हमें बहुत सारे टेस्ट जो है कंडक्ट करने पड़ते हैं। एप्लीकेंट्स हु क्रॉस ऑल हर्डल ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस आर ऑफर्ड जॉब। यानी कि जो व्यक्ति जो है इस प्रोसेस को जो है इन कठिनाइयों का सामना कर लेते हैं, सिलेक्शन की इस प्रक्रिया से निकल जाते हैं, फिर बाद में उनका मेन ऑब्जेक्टिव सिलेक्शन क्या होता है कि उनको बेस्ट जो है सिलेक्ट बेस्ट अमंग द अवेलेबल्स। यानी कि जितने भी आपके पास कैंडिडेट्स आए उन सब में से जो आपको बेस्ट जो है एम्प्लॉयज़ को चूज़ करना है। फोर्थ जो है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। हाँ जी, प्लेसमेंट का मतलब है कि अगर आपने जो है अपनी कंपनी के लिए वर्कर्स को चूज़ कर लिया है, उसके बाद आपने उसको उसकी जॉब दिखाना है, जॉब पर रखना लेना है। हेल्प टू ऑक्यूपाई जॉब, इट मीन्स हेल्प टू ऑक्यूपाई जॉब। एंड ओरिएंटेशन मतलब इंट्रोड्यूस करना कि उनको जो है दूसरे जो वर्कर्स जो आपके कंपनी में ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनके साथ जो उनको इंट्रोड्यूस करना, ताकि उनको पता लग जाए कि यहाँ पर ये जो है पर्सन काम करता है। प्लेसमेंट रेफर्स टू द एम्प्लॉयज ऑक्यूपाइंग द पोजीशन, यानी कि उसको उसकी वो पोजीशन दिखानी है, वो पोस्ट जो जहाँ पर उसने काम करना है। द पर्सन हैज़ बीन सिलेक्टेड, जिसके लिए उसको जो है सिलेक्ट किया गया। ओरिएंटेशन इज इंट्रोड्यूसिंग द सिलेक्टेड एम्प्लॉय, यानी कि जो इंट्रोड्यूसिंग द सिलेक्टिंग, जो सिलेक्ट किया गया एम्प्लॉय उसको इंट्रोड्यूस करना टू द अदर एम्प्लॉयज़ एंड और उसको जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में भी बताना है। जैसे कि इसके लिए जरूर कई बार जो है कि हम देखते हैं कि जब हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं एक छोटी सी इंट्रोडक्शन पार्टी रखते हैं, एक जो है हम ओरिएंटेशन पार्टी रख लेते हैं, जिससे कि वो सभी एम्प्लॉयज़ के साथ जो है मिलजुल जाए, उसको उनके वहाँ के रूल्स रेगुलेशन के बारे में भी पता लग जाए। नंबर 5 ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग जब हमने जो है उसकी प्लेसमेंट कर दी, उसको इंट्रोड्यूस कर दिया, उसके बाद उसको जो है जिस काम के लिए रखा गया उसके बारे में उसको ट्रेनिंग देनी, और ताकि जो है उसका डेवलपमेंट जो है साथ के साथ हो जाए, को प्रमोट की जाए। द नेक्स्ट स्टेप इज इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट टू एम्प्लॉय टू इंक्रीज देयर एफिशिएंसी, ताकि उसकी जो एफिशिएंसी जो है और इफेक्टिवनेस इंक्रीज हो जाए, ताकि वो अपना काम जो है प्रॉपर वे नाल कर सके। ट्रेनिंग रेफर्स टू प्रोसेस डिजाइंड टू मेंटेन एंड इम्प्रूव करंट जॉब परफॉर्मेंस, ताकि वो जो है अपने काम को इम्प्रूव कर सके,
इम्प्रूव करंट जॉब परफॉर्मेंस, आप उसकी जो करंट जॉब है उसको परफॉर्मेंस कर से यदि जो है अगर उसको वो अपने काम में पूरा स्किल्स है लेकिन फिर भी जो है, क्योंकि हम पहले जहाँ पर काम करते थे वहाँ पर किसी और टाइप से काम करते थे, वहाँ की जॉब अलग थी, नेचर अलग थी। यहाँ पर जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो अब यहाँ पर जो है अलग टाइप से जॉब है, तो उसके लिए उस ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग जो ट्रेनिंग देना जरूरी होता है। डेवलपमेंट रेफर्स टू प्रोसेस डिजाइन टू डेवलप स्किल्स, उसकी स्किल्स को डेवलप करना नेसेसरी फॉर द फ्यूचर, ताकि उसकी जो फ्यूचर की एक्टिविटी है वो अच्छे से कर पाए, ताकि उसका जो है विकास हो जाए और डेवलपमेंट जो है उसका फिर आगे जो है उसको प्रमोशन के चांसेस भी मिल जाते हैं। नंबर 6 परफॉर्मेंस अप्रेजल्स, यानी कि परफॉर्मेंस इवेल्युएशन। स्टूडेंट से जो 5 जो आपके प्रोसेस ऑफ जो आपकी है स्टाफिंग है, ये ऑलमोस्ट सभी ऑर्गेनाइजेशंस अपनाते हैं, चाहे वो बिग लेवल के हैं चाहे स्मॉल लेवल के हैं। लेकिन जहाँ पर HRM जो है आपके पास अप्लाई की, मतलब जो आपके पास अपॉइंट की जाती है, वहाँ पर जो है ये 5 तो है, ये तो अपनाते हैं, लेकिन ये जो 6, 7, 8 जो आपके पास जो स्टेप्स हैं प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग के, ये जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए मस्ट हैं। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल्स का मतलब है कि जब हमने उस बंदे को जो है क्या कर लिया, अपॉइंट कर लिया, उसको जॉब दे दी, ट्रेनिंग डेवलपमेंट भी दे दी, उसके बाद जो है उसकी परफॉर्मेंस को जो है हमने क्या करना है साथ के साथ इवेल्युएट करना है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज़ विद स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। ठीक है, तो परफॉर्मेंस उस जो हमने उसको स्टैंडर्ड्स दिए थे, क्या परफॉर्मेंस उसकी स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग है क्या नहीं है। इन दिस स्टेप एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज कंपेयर्ड विद वर्क असाइन टू हिम, कि जो उसको काम दिया था क्या उसकी परफॉर्मेंस एक्चुअल में उसके अकॉर्डिंग है, परफॉर्मेंस उसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस कंपेयर करते हैं उसके साथ। ठीक है, एम्प्लॉयज़ की। इफ़ द रिजल्ट आर अनफेवरेबल, यदि आपको रिजल्ट्स अनफेवरेबल मिलते हैं, यानी कि वो जो काम कर रहा है जो भी उसने रिजल्ट दिए वो अनफेवरेबल है, उसके अकॉर्डिंग नहीं है, उसकी परफॉर्मेंस एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है उसकी असाइंड काम के अकॉर्डिंग नहीं है, तो एम्प्लॉयज़ को अगेन जो है ट्रेनिंग दी जाएगी, उसको अगेन जो है समझाया जाएगा कि आपने काम ऐसे करना है। लेकिन हाँ, उसके बावजूद भी अगर वो व्यक्ति जो है उस काम में अनफेवरेबल रहता है, रिजल्ट्स अच्छे नहीं देता है, तो उसको जो है दूसरा काम सौंप दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रमोशंस। इट मीन्स शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉयज फ्रॉम लोअर पोजीशन टू हाई पोजीशन। जब उसका डेवलपमेंट हो जाता है वर्कर्स का, उसको सारे काम वो अच्छे से करने लग जाता है, उसकी परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट हो जाती है, फिर उसकी जो है प्रमोशन हो जाती है। जैसे कि कोई क्लर्क है, क्लर्क से जो है वो क्या अकाउंटेंट बन जाएगा, अकाउंटेंट से फिर वो मैनेजर बन जाएगा, तो उसकी जो इससे जो है उसकी प्रमोशन भी बढ़ेगी, उसकी सैलरी भी बढ़ेगी, तरक्की बढ़ेगी और उसको मोटिवेट मिलेगा ऑर्गेनाइजेशन में, वो अच्छे से काम कर पाएगा। यानी कि वो अपना हाई, यानी कि लोअर पोजीशन टू हायर पोजीशन विद हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ जाएंगी। लास्ट है कंपनसेशन और एम्ब्रेनेशन। कंपनसेशन मीन्स टू ऑल फॉर्म्स पे और रिवार्ड्स गोइंग टू एम्प्लॉयज़, यानी कि जो कि आप एम्प्लॉयज़ को अवार्ड्स देते हैं। ऑल फॉर्म्स ये जो है आपके पास फाइनेंशियल भी हो सकते हैं, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी हो सकते हैं, एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी हो सकते हैं। यानी कि इसका मतलब है कंपनसेशन, उसके काम के बदले में जो है एम्प्लॉयज़ के आप उनको जो है क्या देते हैं, वेजेस देते हैं। द मैनेजर्स मस्ट फिक्स राइट अमाउंट ऑफ द रेम्यूनरेशन, मतलब सैलरी ऑन द बेसिस ऑफ द क्वालिफिकेशन, उसकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, उसकी टाइप्स ऑफ जॉब्स के अकॉर्डिंग जो उसके रेम्यूनरेशन को क्या करते हैं, सेट करते हैं, फिक्स करते हैं। इट मे बी पेड इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, सैलरीज, फेसेस एटसेट्रा। ठीक है, ये वेजेस के फॉर्म में भी हो सकती है, सैलरीज के फॉर्म में भी हो सकती है, या उसको फीस देनी। जैसे कि अगर हम अपने उसके लिए जो है कोई एडवोकेट जो है चूज़ करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, तो उसके लिए उसकी फ़ीस कितनी बनती है, मंथली एनुअली जो भी फीस बनती है। ठीक है, तो और यहाँ पर जो है हम उसको नॉन फाइनेंशियल जो इंसेंटिव्स देते हैं, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स में हम उसको जो है मेडिकल फैसिलिटीज़ दे सकते हैं, इंश्योरेंस फैसिलिटीज़ दे सकते हैं। ठीक है, उसके जो है जैसे कि हम EPF वगैरह फैसिलिटीज़ दे सकते हैं, तो किसी टाइप से भी आप उसको रेम्यूनरेशन दे सकते हैं। इस प्रकार जो स्टूडेंट्स ये जो है आपकी प्रोसेस ऑफ द स्टाफिंग थी, इसके जो है आपके पास 8 पॉइंट तो बहुत ईजी थे। आप इसको दोबारा से रिपीट कर सकते हैं ताकि आपको ईजिली लर्न हो सके। फर्स्ट ऑफ द एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट, सेकंड इज रिक्रूटमेंट, थर्ड इज सिलेक्शन, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशंस, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट,
परफॉर्मेंस अप्रेजल्स, प्रमोशंस एंड कंपनसेशंस। आप स्टूडेंट्स प्लीज़ इन जो आपको स्टेप्स लिखवाई, जो भी मैं आपको वीडियोस दे रही हूँ, आपको स्टडी करा रही हूँ, आप इसको साथ के साथ लर्न करते रहें ताकि जो है आपके नोट्स भी प्रिपेयर हो जाएं। अगर आपको नोट्स की ज़रूरत है तो आप मेरे को जो है कमेंट सेक्शन में भी लिख के दे सकते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो मेरी जो है पसंद आई होगी, यानी कि आपको समझ में भी आई होगी। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल यदि आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं। थैंक यू।